कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द मोशन कन्वर्जन कि मोशन का कन्वर्जन कैसे होता है। देखिए मोशन का कन्वर्जन कैसे होगा, तो ये तो आपको ही पता है कि पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कौन कन्वर्ट करता है। सर रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम कनेक्टिंग रोड को यूज में लेते हैं। तो देखिए मोशन कन्वर्जन में क्या होता है। मोशन कन्वर्जन में देखिए हम क्या एग्जांपल लेने वाले हैं, एक पिस्टन सिलेंडर का ही एग्जांपल लेने वाले हैं। बिल्कुल अब चीजें जो हैं सारी समझने की है, कोई रटना नहीं है हमें। दिस इज द टीडीसी एंड दिस वन इज द बीडीसी। ठीक है, एक है आपका टीडीसी, एक है आपका बीडीसी, और टीडीसी और बीडीसी के बीच में आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकेट। सो दिस विल बी पिस्टन कनेक्टिंग रोड क्रैंक, और ये आपकी रोटेट हो रही है इन ए सर्कुलर पाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आपका पिस्टन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब आपका पिस्टन टीडीसी पर होगा तो आपकी क्रैंक की क्या पोजीशन होगी? ये। जब आपका पिस्टन बीडीसी पर होगा तो क्रैंक की पोजीशन क्या होगी? ये। सो दिस विल बी फॉर टीडीसी एंड दिस विल बी फॉर बीडीसी। ये आपका बीडीसी है। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, क्रैंक की डिफरेंट पोजीशन को डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो जब आपका क्रैंक बिल्कुल टीडीसी और बीडीसी के बीच में होगा तो आपका क्रैंक होगा यहाँ। जब आपका क्रैंक बिल्कुल मिडवे और बीडीसी के बीच में होगा तो आपका क्रैंक होगा यहाँ, फिर क्रैंक आपका होगा यहाँ, फिर क्रैंक आपका क्या होगा? यहाँ। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है तो जब वो टीडीसी पर होता है वहां उसकी वेलोसिटी क्या होती है? सर 0 होती है। और जब वो बीडीसी पर पहुंचता है उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैं इधर जा रहा हूं, अब मुझे अगर मेरी डायरेक्शन को चेंज करना है तो मुझे मेरी वेलोसिटी को एक बार क्या करना पड़ेगा? 0। वेलोसिटी 0 करने के बाद मैं डायरेक्शन को चेंज करूंगा, फिर मैं इधर आऊंगा। अब मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, वेलोसिटी 0, अब मैं इधर आऊंगा। डायरेक्शन चेंज करनी है, वेलोसिटी 0, अब मैं इधर आऊंगा। तो यहां डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है मोशन की। ये टीडीसी पर पहुंचा, चेंज इन द डायरेक्शन, वेलोसिटी 0। ये बीडीसी पर पहुंचा, चेंज इन द डायरेक्शन, वेलोसिटी 0। तो अब देखिए जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो ये यहां से लेके मिडवे तक, कहां तक? मिडवे तक एक्सीलरेट होगा। अब ध्यान से सुनना है मोशन, इसको देखिए। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जब आपका अपवर्ड मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन? अपवर्ड, मतलब बीडीसी से टीडीसी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए ये हाफ पाथ में तो एक्सीलरेट होगा और हाफ पाथ में ये डी एक्सीलरेट होगा। टेक्निकली डी एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता है। फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। इट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है अगर हम फिजिक्स की बात करें तो, लेकिन ये हमारे लिए कन्वीनियंस के लिए हम यूज में लेते हैं डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन, व्हाट इज डी एक्सीलरेशन? इट इज द नेगेटिव एक्सीलरेशन। वो चीज आप याद रख लेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो क्या होगा? तो ये यहां से यहां तक तो एक्सीलरेशन करेगा और फिर यहां से यहां ये डी एक्सीलरेशन करेगा, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी इसकी? बिल्कुल यहां। ये होगी आपके यहां पर v मैक्सिमम। ये क्या होगी आपके यहां पर? v मैक्सिमम। तो मतलब 0 v मैक्सिमम डिक्रीज। ये तो हो रहा है। क्रैंक को देखिए, 0 v मैक्सिमम डिक्रीज, 0 v मैक्सिमम डिक्रीज, एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन, ऐसे मोशन क्या होता जाएगा? आपका चलता जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि v मैक्सिमम कहां होता है, v0 कहां होता है। हालांकि ये चीज आपको खुद को आनी चाहिए थी, अपने इतना पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रोक कैसे कैसे होता है। फिर भी इसको आपको क्या रखना है? याद रखने की कोशिश करनी है। बाय चांस यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आने का मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर आप शेपर मशीन में यूज में लेते हो आपका क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? 0 कब होती है? तो मैक्सिमम होती है मिड ऑफ द स्ट्रोक और 0 कब होती है? एट द एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज द टीडीसी एंड बीडीसी। ये किसकी वेलोसिटी की बात मैं कर रहा हूं? ये मैं स्लाइडर की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। क्रैंक की वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी। क्रैंक तो कांस्टेंट आरपीएम पर रोटेट करेगा, लेकिन आपका जो पिस्टन होगा वो पहले एक्सीलरेट होगा फिर डी एक्सीलरेट होगा। अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेट होगा फिर डी एक्सीलरेट, एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट, एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट।
ए डी, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0। तो मतलब पहले तो जल्दी से आएगा, फिर धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम। ये ध्यान से आपको पढ़ना है, थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम। थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम, थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम कैसा होता है देखिए, बहुत ईजी है बनाना इसको भी। सो दिस इज द पी एंड वी। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, हम ऑटो को रेफरेंस में लेके चल रहे हैं, ऑटो साइकिल को। ऑटो साइकिल का थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम कैसे होता है देखिए, पहले होगा सक्शन, कंप्रेशन, हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, स्कैवेंजिंग। तो स्कैवेंजिंग इसी पर होता है, ओवरलैप कर जाता है, लेकिन मैं इसको नीचे बना देता हूं। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा इन प्रोसेस को। ये होता है आपका 0, ये होता है आपका 1 2 3 4। पहले क्या होता है आपका देखिए, सक्शन, दिस इज द सक्शन। फिर क्या होता है, कॉम्प्रेशन, ये तो आपने सीखा है ना, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक्सपेंशन, ये क्या होता है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्कैवेंजिंग। दिस इज द थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम। ये हम बार बार बना चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअल पीवी डायग्राम नहीं होता है। एक्चुअल पीवी डायग्राम इससे डिफरेंट होता है। ये क्या है आपका थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम। एक्चुअल पीवी डायग्राम क्या होगा इससे डिफरेंट। एक्चुअल पीवी डायग्राम क्या होगा इससे डिफरेंट। अब मैं बनाने वाला हूं एक्चुअल पीवी डायग्राम। कौन सा डायग्राम, एक्चुअल पीवी डायग्राम। तो देखिए एक्चुअल पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक्चुअल पीवी डायग्राम बनाने के लिए हमें सिलेंडर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल के लिए भी सिलेंडर बनाया था, एक्चुअल के लिए भी हम सिलेंडर बनाएंगे। तो ध्यान से बनाना है इस एक्चुअल पीवी डायग्राम को। सो दिस इज योर एक्चुअल पीवी डायग्राम। ये क्या है आपका एक्चुअल पीवी डायग्राम। रेफरेंस क्या है आपका, ऑटो ही है। तो दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर वॉल्यूम। नीचे बना दीजिए सिलेंडर। हाँ सर बना दीजिए, लीजिए, आसानी रहेगी। सो दिस इज योर सिलेंडर। अब मैं जो जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है। ये आपका है टीडीसी, ये क्या है आपका टीडीसी। सो दिस इज योर टीडीसी। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है आपका बीडीसी, ऐसा हम बना चुके हैं। दिस इज योर टीडीसी, दिस इज योर बीडीसी। अभी मैं क्या करता हूं, पहले थ्योरेटिकल बनाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि डिफरेंस क्या आता है। देखिए थ्योरेटिकल कैसे होगा, थ्योरेटिकल होगा बिल्कुल ऐसे। ये आपका थ्योरेटिकल है, दिस इज योर थ्योरेटिकल। ये आपका है थ्योरेटिकल, ये क्या है थ्योरेटिकल। दिस इज 0 1 2 3 4, ये है आपका थ्योरेटिकल। अब आप खुद एक्चुअल बना देंगे, क्योंकि हमने वर्किंग इसकी पूरी समझ रखी है। बिल्कुल सर। 0 to 1 में क्या होता है सर, सक्शन होता है। क्या होता है, सक्शन। तो सक्शन होता है तो पिस्टन कहां होता है सर, टीडीसी पर होता है। सर जब सक्शन होता है तो प्रेशर सिलेंडर में कम हो जाता है एटमॉस्फेयर से, तभी तो आपके वर्किंग फ्लूइड का सक्शन होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर में प्रेशर कम हुआ है। तो सिलेंडर में प्रेशर कम हुआ है, उसको मेजर करने के लिए हम यहां पे लगाते हैं एक प्रेशर स्प्रिंग। दिस इज योर प्रेशर स्प्रिंग। ये क्या है आपकी प्रेशर स्प्रिंग। और इस प्रेशर स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होती है उसकी यूनिट होती है आपकी बार पर मीटर। बार पर मीटर में हम इसकी स्टिफनेस लेके चलते हैं। मेले में गए हो कभी, फेयर में, वहां पर एक खिलौना सा आता है जिसमें हम फूंक मारते हैं वो खुल जाता है। ऐसा होता है कुछ, देखिए ऐसा ही खिलौना होता है और उसमें क्या होते हैं, स्पाइरल्स होते हैं। तो जब हम उसमें फूंक मारते हैं तो वो खुल जाता है। क्या हो जाता है, खुल जाता है, ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाता है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल सीधा, वही अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, वैसा ही अरेंजमेंट होता है ये प्रेशर स्प्रिंग वाला। ठीक है, तो अब देखिए जब प्रेशर इंक्रीज होगा ना तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। फूंक मारते हैं ना, फूंक नहीं कहते, जिसे जयपुर में क्या कहते हैं, फूंक नहीं कहते हैं। तो देखिए यहां पर आइए, 0 to 1 में हो रहा सक्शन, और सक्शन तभी होता है
जब आपके सिलेंडर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो तो कर दीजिए कम। लीजिए, हमने सिलेंडर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दिया। हमने सिलेंडर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या कम कर दिया? कम कर दिया। तो 0 to 1 क्या है आपका? सक्शन। और सक्शन तभी होता है जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो? ज्यादा हो और सिलेंड्रिकल प्रेशर क्या हो? कम हो। सो दिस इज योर एक्चुअल सक्शन। दिस इज योर एक्चुअल सक्शन। सक्शन के बाद क्या होता है? कॉम्प्रेशन। अब कॉम्प्रेशन में हमने क्या एज्यूम किया था? रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। तो क्या एडियाबेटिक हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। एडियाबेटिक कैसे होगा? सर कॉम्प्रेशन रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताइए क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक कैसे होगा? सर हम तो कूलिंग कर रहे हैं इंजन की, कंटिन्यूअसली हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एडियाबेटिक पाथ को फॉलो नहीं करेगा, वो किसी और पाथ को ही फॉलो करेगा। तो देखिए वो क्या फॉलो करेगा? वो फॉलो करेगा आपका कुछ इस तरीके से। सो दिस विल बी योर कॉम्प्रेशन। दिस विल बी योर कॉम्प्रेशन। यहां तक टीडीसी पहुंचने से पहले दिस इज योर एक्चुअल कॉम्प्रेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअसली हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब क्या होता है? नो हीट ट्रांसफर। तो यहां पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन करते हैं, वो भी नहीं होता है। टीडीसी पर पहुंचने से पहले हम स्पार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। टीडीसी पर पहुंचने से पहले हम क्या कर देते हैं? स्पार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। और जब आपका पिस्टन टीडीसी से नीचे जाता है तब तक हम स्पार्किंग करते हैं। मतलब हम स्पार्किंग कैसे कर रहे हैं? कुछ इस तरीके से। स्पार्किंग देखिए हम कुछ किस तरीके से कर रहे हैं? हम इस तरीके से स्पार्किंग कर रहे हैं। ये आपका स्पार्किंग हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है? स्पार्किंग। तो एक्चुअल हीट एडिशन भी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं होता है। स्पार्किंग आपका ऑलमोस्ट 2 डिग्री पहले स्टार्ट हो जाता है और 2 डिग्री बाद तक होता है। टीडीसी पर पहुंचने से 2 डिग्री पहले हम स्पार्किंग स्टार्ट कर देंगे और टीडीसी पर पहुंचने के बाद जब वो बीडीसी की ओर जाएगा तो उसमें हम टीडीसी के बाद 2 डिग्री तक स्पार्किंग रखेंगे। मतलब कंटिन्यूअसली 4 डिग्री तक स्पार्किंग होगा, ऐसे 4 डिग्री तक, 2 डिग्री 4 डिग्री। सर ये आप तो 4 डिग्री बता रहे हो, मैथमेटिकल आपको सुनने में 4 डिग्री लग रहा होगा, लेकिन इसको होने में बहुत कम टाइम लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ द स्ट्रोक एंड टाइम ऑफ द सिलेंडर मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था फॉर द 2400 आरपीएम। तो देख लीजिए कितना कम टाइम लगता है। और उसमें भी 4 डिग्री के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसमें तो हमने 180 डिग्री के लिए और 4 पाई के लिए कैलकुलेट किया था। तो अगर आप 4 डिग्री यूज में लोगे तो उसमें तो बहुत ही कम मिनिमम टाइम लग रहा है। तो इतने मिनिमम टाइम के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन नहीं होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हीट एडिशन एक्चुअल। जब आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, दैट इज योर 3 डैश। इसको आप लिख लीजिए 2 डैश। क्या लिख लीजिए? 2 डैश। उसके बाद क्या होगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन भी आइसेंट्रोपिक नहीं होगा क्योंकि वहां भी एडियाबेटिक नहीं है। तो ये क्या होगा आपका? एक्चुअल एक्सपेंशन। ये क्या होगा आपका? एक्चुअल एक्सपेंशन। सो दिस विल बी योर 4 डैश। अब बीडीसी पर पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे? एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देंगे। जैसे यहां पर हमने टीडीसी पर पहुंचने से पहले स्पार्किंग कर दी थी, वैसे ही हम बीडीसी पर पहुंचने से पहले एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देंगे और गैसेज एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे गैसेज एस्केप होगी तो आपका जो हीट रिजेक्शन होगा वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं होगा। रिमेनिंग 5% गैसेस को बाहर हम कैसे निकालते हैं? सिलेंडर में प्रेशर को इंक्रीज करके। तो सिलेंडर में प्रेशर हम कैसे इंक्रीज करेंगे? पिस्टन को हम बीडीसी से टीडीसी की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब आपका पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो सिलेंडर में प्रेशर इंक्रीज होगा और जैसे ही सिलेंडर में प्रेशर इंक्रीज होगा रिमेनिंग गैसेस बाहर निकलेगी। फिर सिलेंडर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा रिमेनिंग गैसेस बाहर निकल जाएगी। तो एक्चुअल स्कैवेंजिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। ये तो हमने बहुत धीरे धीरे बनाया है, लेकिन जब हम एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे ना तो यहां प्रेशर स्प्रिंग के साथ एक पेन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पेन। वो पेन क्या करेगा? यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रेशर पीवी डायग्राम बनाएगा। और वो कैसे बनेगा? देखिए
हमने क्या किया है, प्रेशर स्प्रिंग के आगे एक पेन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? पेन यहां पर। तो जब देखिए, जब आपका इंजन रनिंग कंडीशन में होगा, रनिंग कंडीशन में देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे खट 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 ऐसे बनेगा। एक्चुअल ऐसा नहीं बनेगा, ये तो हमने सजावट के लिए बना दिया है, लेकिन एक्चुअल डायग्राम होता है ना, जब इंजन रन कर रहा होता है तब ऐसा बनता है। तो इसमें देखिए डायरेक्शन, देखिए कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी, ये ऐसे जाएगा नीचे, प्रेशर कम, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, स्केवेंजिंग। ऊपर वाला डायग्राम है आपका पॉजिटिव, दिस इज योर पीवी डायग्राम, दिस इज योर पॉजिटिव वर्क डन। और नीचे वाला क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन। ऊपर वाला क्या होगा आपका? एक्चुअल इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड। नीचे वाला क्या होगा आपका? पंपिंग लॉस। नीचे वाला क्या होगा आपका? पंपिंग लॉस। मतलब जो पॉजिटिव एरिया होगा वो होगा आपका एक्चुअल इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड। नीचे वाला जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा आपका? पंपिंग लॉस। ये पंपिंग लॉस किस लिए हुआ है? सक्शन करने के लिए और स्कैवेंजिंग करने के लिए। सक्शन करने के लिए और स्कैवेंजिंग करने के लिए कौन सा लॉस हो गया? पंपिंग लॉस। अरे ये तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ना आपने। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क। दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट वर्क डन। जब आप दोनों को माइनस कर दोगे तो एक्चुअल नेट वर्क डन पर सेकेंड विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकेंड माइनस पंपिंग लॉस। यहां हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव एरिया माइनस पंपिंग लॉस, यानी पॉजिटिव एरिया में से पंपिंग लॉस को हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअल वर्क डन। एक्चुअल नेट वर्क डन हमें मिलेगा जब हम पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया था, जब थ्योरेटिकल डायग्राम बनाया था तो ये पूरा का पूरा एरिया हमने कंसीडर किया था फॉर द इंडिकेटेड पावर, लेकिन एक्चुअल में आपको इंडिकेटेड पावर क्या मिल रही है? यहां पर कम। एक्चुअल में इंडिकेटेड पावर यहां पे आपको क्या मिल रही है? कम मिल रही है। तो यहां पर एक रेशियो आता है और वो जो रेशियो है वो आपके एक्चुअल पीवी डायग्राम और थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम के बीच में रिलेशन को क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है। और वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है आपका डायग्राम फैक्टर। वो रेशियो क्या है आपका? डायग्राम फैक्टर। तो देखिए व्हाट इज डायग्राम फैक्टर? डायग्राम फैक्टर क्या होता है अब मैं आपको बताने वाला हूं। डायग्राम फैक्टर, डायग्राम फैक्टर, व्हाट इज डायग्राम फैक्टर? देखिए डायग्राम फैक्टर होता है आपका एक्चुअल इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड, एक्चुअल इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड, थ्योरेटिकल इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड। सो दिस इज द डायग्राम फैक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्चुअल इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल इंडिकेटेड वर्क डन होगा वो आपका एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वर्क डन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एक्चुअल पीवी डायग्राम और थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम क्या होते हैं? दोनों ही डिफरेंट होते हैं। आई होप यहां तक आपको एक्चुअल और थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम में डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। आपको ये चीज भी पता चल गई होगी कि जो नेगेटिव एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? पंपिंग लॉस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पंपिंग लॉस कहते हैं। तो यहां तक आपको मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि सब समझ आ चुका होगा कि कैसे आपका एक्चुअल पीवी डायग्राम हमें बनाना है और कैसे आपको थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम बनाना है। तो अगर मैं बात करता हूं एक्चुअल पीवी डायग्राम के बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि सर हम एक्चुअल इंडिकेटेड पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी बहुत ईजी है। आप एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए। किसको कैलकुलेट कर लीजिए? एरिया को। तो आपको क्या मिल जाएगी? एक्चुअल इंडिकेटेड पावर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर को
कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें चाहिए एक्चुअल पीवी डायग्राम। हमें क्या चाहिए? एक्चुअल पीवी डायग्राम। तो एक्चुअल पीवी डायग्राम कैसा होता है? देखिए कुछ ऐसा होता है। एक होता है आपके पास पॉजिटिव एरिया, एक होता है आपके पास नेगेटिव एरिया। तो नेट एरिया क्या हो जाएगा यहां पर? नेट एरिया विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव एरिया माइनस पंपिंग लॉस। पॉजिटिव एरिया माइनस पंपिंग लॉस हो जाएगा आपका नेट एरिया। क्या हो जाएगा आपका? नेट एरिया। सो दिस विल बी द पंपिंग लॉस, दिस विल बी द पंपिंग लॉस। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट अगर हमें कैलकुलेट करना है मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो हम क्या करते हैं? इस लेंथ को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द डायग्राम, दिस इज द लेंथ ऑफ द डायग्राम। अब हम क्या करते हैं? यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हम उस एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज योर हाइट ऑफ द डायग्राम, दैट इज द मीन हाइट। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं? मीन हाइट के मेथड से कैलकुलेट करते हैं। और मीन हाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन एरिया से कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन एरिया से। मतलब ये वाला एरिया इन दोनों के नेट एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा? नेट एरिया शुड बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डायग्राम इनटू मीन हाइट। तो क्या यहां से आप मीन हाइट नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मीन हाइट विल बी इक्वल्स टू नेट एरिया, नेट एरिया डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द डायग्राम। तो यहां से आप किसको कैलकुलेट करोगे? नेट एरिया, और एलडी की हेल्प से एचएम की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। तो जब आपके पास एचएम की वैल्यू आ जाएगी, तो एचएम क्या है? प्रेशर ही तो है। मतलब हमने इस हाइट को किस में कैलिब्रेट कर रखा है? प्रेशर में कैलिब्रेट कर रखा है। तो प्रेशर क्या होगा? देखिए प्रेशर क्या होगा? हाइट इंटू स्टिफनेस, हाइट इंटू स्टिफनेस। हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या होगी? हाइट क्या है? एच एम इंटू स्प्रिंग स्टिफनेस, इंटू स्प्रिंग स्टिफनेस। तो जब आपके पास एचएम आ जाएगा, आपको पता होगा स्प्रिंग स्टिफनेस क्या है, तो आप इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। सो व्हाट विल बी अबाउट सर यूनिट? एचएम की यूनिट क्या होगी? मीटर में। स्प्रिंग स्टिफनेस की यूनिट क्या होगी? बार पर मीटर में। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर की यूनिट किस में आ जाएगी? बार में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? बार में। तो ये चीज आप पहले कर चुके हो। क्लियर है यहां तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? देखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो और पावर गिवन हो, तो वो पावर क्या होती है? अगर क्वेश्चन में सिंपल लिखा हो पावर, तो वो पावर कौन सी होती है? वो पावर होती है ब्रेक पावर। कौन सी पावर होती है? ब्रेक पावर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो और ईटा लिख रखा हो, एफिशिएंसी गिवन हो, तो वो कौन सी एफिशिएंसी होती है? वो होती है आपकी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो और लिखा हो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। वो क्या होगा आपका? ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो और लिखा हो मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्या लिखा हो? मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो वो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा? वो होगा आपका इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मीन इफेक्टिव प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम डायग्राम यूज में लेते हैं पीवी, और पीवी डायग्राम में कौन सा वर्क डन पर सेकंड होता है? इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड होता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हो मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो उसका मतलब क्या होगा? इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। अगर पावर लिखा है तो ब्रेक पावर, एफिशिएंसी लिखा है तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन लिखा है तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। लेकिन अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर लिखा हो
तो वो होगा इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्योंकि मीन इफेक्टिव प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पीवी डायग्राम, और पीवी डायग्राम में जो पावर होती है वो इंडिकेटेड पावर होती है, इसलिए सिंपली लिखा हो मीन इफेक्टिव प्रेशर तो उसका मतलब क्या होगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। नाउ कम टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। अब मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं और उस क्वेश्चन को आपको करना है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद को करना है। बड़ा क्वेश्चन है, मतलब 4-5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, मतलब समझ लेना एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मोर देन 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन करना है अपने को। और क्वेश्चन क्या है देखिए, द फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू ए 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन। द फॉलोइंग डाटा refers to a 4-stroke सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन। सिंगल सिलेंडर है यहां पर, सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन। क्वेश्चन मेरे साथ लिखना है, आपको मेरे साथ क्वेश्चन लिखना है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन इज, द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन इज 73.5 किलोवाट, 73.5 किलोवाट with the speed of 400 rpm, with the speed of 400 revolutions per minute. The brake mean effective pressure clearly mention है यहां पर चीजें। The brake mean effective pressure is 8.5 bar and the mechanical efficiency of the engine is 8.5 bar। तो यहां पर मेंशन है क्लियरली ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। अगर सिंपल इतना लिखा होता मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो वो कौन सा प्रेशर होता, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट एंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द engine is 80%, full stop. The brake specific fuel consumption of the engine is BSFC of the engine is 0.36 kg per kilowatt hour. Full stop. Calorific value of the fuel is, calorific value of the fuel, लिखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन। फ्यूल इज 43260 किलो जूल पर केजी, मेगा जूल में नहीं दे रखा इस बार। द इंजन इज स्क्वायर रेशियो इंजन, द इंजन is square ratio engine, the engine is square ratio engine। then determine और क्या क्या डिटरमाइन करना है, देखिए आपको डिटरमाइन करना है सिलेंडर डायमेंशंस, सिलेंडर डायमेंशन। बी है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। सी है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम इसमें क्या क्या गिवन है। देखिए इसमें गिवन है 4 स्ट्रोक इंजन है, इसमें आपका सिंगल सिलेंडर है, मतलब के की वैल्यू क्या है, 1 है। डीजल इंजन है, कौन सा इंजन है, डीजल इंजन है। उसके बाद इसने दे रखा है ब्रेक पावर, क्या दे रखा है, ब्रेक पावर दे रखा है, लीजिए ये ब्रेक पावर है। उसके बाद आपको दे रखा है मीन इफेक्टिव प्रेशर, और ये कौन सा मीन इफेक्टिव प्रेशर है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है। सो दिस विल बी द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्लियर है। मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है,
और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या गिवन है 80%, क्या गिवन है 80%। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी गिवन है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी क्या है गिवन है, कैलोरीफिक वैल्यू भी गिवन है CV, ठीक है। और इंजन क्या है स्क्वायर रेशियो इंजन है, कौन सा इंजन है स्क्वायर रेशियो इंजन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे हम अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमें यूज में लेनी है ब्रेक पावर, ब्रेक पावर गिवन है, क्या गिवन है ब्रेक पावर गिवन है। अब हमें यूज में लेना है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्या यूज में लेना है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो देखिए ब्रेक पावर विल बी इक्वल्स टू ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम, इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। आपके पास ब्रेक पावर है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है, जहां से आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो स्वेप्ट वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल। इट विल बी इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, आप इसको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, खुली छूट है आपको, फ्रीडम है आपके पास। फिर आप बताइए V.S की वैल्यू क्या होती है π/4 d²L इंटू K इंटू N/60 इंटू N/60, यही होती है नहीं। 4 स्ट्रोक इज मेंशन 2। और क्वेश्चन में क्या गिवन है D इक्वल्स टू L, क्या गिवन है D इक्वल्स टू L। तो इस Vs की वैल्यू को इसके सामने पुट कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी D और L की, किसकी वैल्यू आ जाएगी D और L की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी सिलेंडर डायमेंशंस, क्या आ जाएगी सिलेंडर डायमेंशन। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ईटा मैकेनिकल गिवन है दैट इज 80% एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या यहां से आप इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो किलोवाट में। जब आपके पास इंडिकेटेड पावर आ गई, क्या फ्रिक्शन पावर को कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इंडिकेटेड पावर इक्वल्स टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। तो फ्रिक्शन पावर हालांकि पूछा नहीं है, फिर भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो ब्रेक पावर। आइए आगे, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज गिवन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज गिवन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज गिवन है कि नहीं, बिल्कुल सर गिवन है। क्या होता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इट इज द फ्यूल कंजप्शन डिवाइड बाय ब्रेक पावर, फ्यूल कंजप्शन डिवाइड बाय ब्रेक पावर। यूनिट किस में है केजी किलोवाट आवर में। तो यहां पे BSFC गिवन है, BP गिवन है, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल, यू कैन कैलकुलेट कंजप्शन ऑफ द फ्यूल। इसकी यूनिट किस में आएगी, यहां से केजी पर आवर में आएगी। इसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब आपके पास m.F है, जब आपके पास CV है, तो क्या आप हीट एडिशन पर सेकंड कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, m.F इंटू CV, m.F इंटू CV। m.F की यूनिट क्या होगी केजी पर सेकंड, CV की यूनिट क्या है किलो जूल पर केजी। ये किस में आएगा किलोवाट में। अब क्या चाहिए आपको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। व्हाट इज ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकंड। ये लो कैलकुलेट ही तो किया है, ये भी हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकंड, तो ये भी हो जाएगा। तो अब देखिए यहां कितने क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर स्वेप्ट वॉल्यूम, सेकंड क्वेश्चन सिलेंडर डायमेंशन, थर्ड क्वेश्चन इंडिकेटेड पावर, फोर्थ क्वेश्चन फ्रिक्शन पावर, फिफ्थ क्वेश्चन कंजप्शन ऑफ द फ्यूल, फिफ्थ क्वेश्चन कंजप्शन ऑफ द फ्यूल, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बताइए, सिक्स्थ क्वेश्चन इज हीट एडिशन पर सेकंड, सेवंथ क्वेश्चन इज ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, एट्थ क्वेश्चन इज इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्या हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इस एल्गोरिथम से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप में वो फीलिंग आ जानी चाहिए कि क्या डाटा गिवन है और क्या पूछना चाहता है। जैसे ही आपको डाटा पता चला ना, आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको फीलिंग आ जानी चाहिए। तो ऐसे हमें पढ़ाई करनी है।
अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं, उस क्वेश्चन को आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है। क्या करना है? एज ए होमवर्क सॉल्व करना है। तो देखिए इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, कुछ मॉडिफिकेशन दे रहा हूं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन वो बिलोंग्स करता है आपका इसी क्वेश्चन से, अबव क्वेश्चन से ही बिलोंग करता है। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखिए वो क्वेश्चन भी हम लिख लेते हैं। उस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है, उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको खुद को करना है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन द अबव प्रॉब्लम, इसका एल्गोरिथम मैं नहीं बताऊंगा, इसका एल्गोरिथम मैं आपको नहीं बताने वाला। इफ इन द अबव प्रॉब्लम द डायग्राम फैक्टर इज 55%, then determine the air standard efficiency of the diesel engine. Then determine the air standard efficiency for the diesel engine. ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। Determine the air standard efficiency for the diesel engine. Also determine the compression ratio of the engine. Also determine the compression ratio of the engine. तो डीजल इंजन है तो कंप्रेशन रेशियो हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए, कट ऑफ रेशियो चाहिए। सो ऑल्सो डिटरमाइन द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन इफ कट ऑफ रेशियो इज, कट ऑफ रेशियो आपको दे रखा है 3.5, कट ऑफ रेशियो आपको क्या दे रखा है, 3.5 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कट ऑफ रेशियो इज 3.5। ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मैं बनाने वाला हूं एक और ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट, जो कि अब तक हमने जितना पढ़ा है वो सारी की सारी एनर्जी उसमें हमें बतानी पड़ेगी कि कौन सी एनर्जी कहाँ कैसे कन्वर्ट हो रही है, कौन सी एनर्जी कहाँ पर और कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो अब देखिए वो डायग्राम कैसा होगा। अब मैं बनाने वाला हूं एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट, उसमें आपका पूरा का पूरा आईसी इंजन आ जाएगा। अगर आपको रिवीजन करना हो तो सिर्फ वही कर लीजिएगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। बहुत इजी है, ध्यान से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है एक्चुअली। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट में देखिए क्या होगा, सबसे पहला होगा आपका हीट एडिशन पर सेकंड, हीट एडिशन पर सेकंड होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इनटू सीवी, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इनटू सीवी। इसके बाद क्या होता है सर, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और हमें मिलती है थ्योरेटिकल इंडिकेटेड पावर। क्या मिलती है, थ्योरेटिकल इंडिकेटेड पावर। लेकिन सर वो थ्योरेटिकल इंडिकेटेड पावर हमें पूरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारा होता है हीट रिजेक्शन और होता है पंपिंग लॉस, हमें मिलती है एक्चुअल इंडिकेटेड पावर। उसके बाद सर कुछ ना कुछ क्या होते हैं, फ्रिक्शन लॉस होते हैं, फ्रिक्शन पावर होती है, और फ्रिक्शन में पावर लॉस होने के बाद हमें मिलता है ब्रेक पावर। क्या मिलता है, ब्रेक पावर। ठीक है, यहां पर हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, इंडिकेटेड पावर इक्वल्स टू फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर। अब मैं डिफरेंट एफिशिएंसीज और डिफरेंट फैक्टर बताने वाला हूं। देखिए यहां पर आइए, यहां पर आपका डायग्राम फैक्टर आता है। क्या आता है, डायग्राम फैक्टर। और ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल इंडिकेटेड पावर टू द थ्योरेटिकल इंडिकेटेड पावर, एक्चुअल इंडिकेटेड पावर टू द थ्योरेटिकल इंडिकेटेड पावर। अगर हम बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होती है, ऑटो डीजल डुअल, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 - 1 डिवाइड बाय आर, 1 - 1 डिवाइड बाय आर। तो देखिए क्या होगा, 1 डिवाइड बाय आर रेज टू पावर गामा -1 मल्टीप्लाई विद, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो रेज टू पावर गामा -1 अल्फा आ जाएगा यहाँ पर। नीचे क्या आता है, रो -1 बाहर होता है गामा, फिर होता है अल्फा प्लस अल्फा -1। सो दिस इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, दिस इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए यहां से मैं एक दूसरी एफिशिएंसी और डिफाइन करने वाला हूं, दैट इज योर इंडिकेटेड करते हैं पहले, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ये क्या होती है? इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकंड। ये किसका रेशियो है? हीट एडिशन पर सेकंड और इंडिकेटेड पावर का रेशियो है। इसके बाद अगर हम एक और रेशियो डिफाइन करते हैं, दैट इज योर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, दैट इज ब्रेक पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकंड। ये किनका रेशियो है? ब्रेक पावर और हीट एडिशन पर सेकंड का रेशियो है। सर एक और एफिशिएंसी रह चुकी है, बिल्कुल। अगर हम मैकेनिकल एफिशिएंसी को डिफाइन करें तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी? ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। सो दिस इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट। ये पूरा का पूरा आपका आईसी इंजन है। इसी पूरे में आपका आईसी इंजन का न्यूमेरिकल पार्ट समाया हुआ है, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। तो आई होप जहां तक आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ चुका होगा। जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि कब हमें ब्रेक पावर एज्यूम करनी है, कब हमें आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर एज्यूम करना है। इट विल बी द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर इंजन में सिंपली लिखा हो एफिशिएंसी या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी, उसका मतलब क्या होगा? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। अगर इंजन में सिंपली लिख रखा हो पावर, तो उसका मतलब क्या होगा? ब्रेक पावर। अगर आपके सिंपल लिख रखा हो उसमें आपके से फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, सो दैट विल बी द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अगर इतना लिख रखा हो कि मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो उसका मतलब क्या होगा? इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। सिर्फ चेंज कहां आ रहा है? मीन इफेक्टिव प्रेशर में ही चेंज आ रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।